कोरोना वायरस के केस में जहाँ लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है, वहीं लोग भी उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। आज अगर हम देखें पूरे हिंदुस्तान में जो है लाखों पर कोरोना वायरस के एक्टिव पॉज़िटिव केस अभी भी मौजूद है। एंड आई एम जॉइन्ड बाय डॉक्टर शाहनवाज़ कुलू। शाहनवाज़ कुलू एमडी क्रिटिकल मेडिसिन है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है। ये मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में अभी काम करते हैं। डॉक्टर साहब यू आर मोस्ट वेलकम टू द कश्मीर वाला। Dr. Saab, I would like to understand my first question would be, what is this second wave all about? What has changed since the outbreak of the disease? थैंक यू शाकिर साहब हमें मौजूद करने का। देखिए, जिस तरह से लास्ट ईयर हमने देखा जिस तरह से पैंडेमिक शुरू हुआ, तो और जब इसको कंपेयर करते हैं इस बार जिस तरह से पैंडेमिक हमारे पास इस वक़्त चल रहा है, तो जी, इसमें काफ़ी फ़र्क है। आपने ठीक फरमाया। एक मेन जो इसमें डिफ़रेंस है, एक जो फ़र्क है वो ये है कि लास्ट ईयर लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे थे। लोगों में काफ़ी खौफ-ओ-हिरास भी था, मगर उसके साथ-साथ में नेशन वाइड लॉकडाउन था। इस बार वैसा नहीं है, लोग जितनी एहतियात लास्ट ईयर शायद ले रहे थे, वो इतना नहीं ले रहे थे। मगर इस सबसे ज़्यादा अहम बात है कि इस बार जो वायरस है, वो एक म्यूटेंट वायरस है। यानी कि जो इस बार वायरस है, उसने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से फैल सके। और अगर देखा जाए तो रिसर्च बता रही है हमें कि लास्ट ईयर अगर एक कमरे में 10 लोग होंगे और उसमें जी, से एक पॉज़िटिव होगा, तो हो सकता है वो 2 या 3 लोगों को अपने साथ में लपेट ले, इन्फेक्शन कराए। मगर ठीक, इस बार बताया जा रहा है कि ये तादाद ज़्यादा है, हो सकता है 8 या 10 के आस-पास है। ओके। जो सिम्पटम्स पहले हुआ करते थे, क्या वो भी वही है या वो भी चेंज हो चुके हैं? सिम्पटम्स जो लास्ट ईयर हमें देखने को मिल रहे थे, वो सारे सिम्पटम्स अभी भी हैं, मगर हुँ, इसमें थोड़ा-सा चेंज ऑफ पैटर्न है। जैसे ओके, इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग डायरिया की शिकायत लेके आते हैं, दस्त की शिकायत। कई लोग हेडेक ज़्यादा बता रहे हैं, जो लास्ट ईयर वैसा नहीं था। और इस बार ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जो काफ़ी देर ये बताते हैं कि उनको बॉडी पेन्स रह रही हैं, कि जिस्म में उनको दर्द रह रहा है। ठीक। डॉक्टर साहब लैंसेट स्टडी ने अभी एस्टैब्लिश किया है कि द डिज़ीज़ इज़ एयरबॉर्न। तो जैसे पहले ड्रॉपलेट्स की वजह से बताया जा रहा है कि स्प्रेड जो है ड्रॉपलेट्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अब स्टडी एस्टैब्लिश कर रही है एंड इट्स वन ऑफ द ट्रस्टेड स्टडी। तो जैसे इससे पहले हम जो प्रिकॉशंस ले रहे थे, जो या एसओपीज़ या गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, आर दे स्टिल रेलेवेंट और दे टू नीड टू बी रिव्यूड? शाकिर साहब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखिए, जो कुछ स्टडीज़ आ रही हैं कि ये वायरस जो है एयरबॉर्न है और उससे ये हम अख़ज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फिर मास्क पहनने से कोई फ़ायदा नहीं? हुँ, हुँ। मगर ऐसा नहीं है। अगर ये वायरस मान लीजिए एयरबॉर्न भी है, बट द ओके, मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका अहम ज़रिया है फैलने ठीक, का, वो अभी भी ड्रॉपलेट है। ओके, उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि मान लीजिए जो रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स होते हैं, कार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर उनमें देखा जाए, उनमें अक्सर जो अमवात होती है या बहुत सीवियर चोटें होती हैं, उन ड्राइवर्स को लगती हैं जिनने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा। हुँ, मगर कहीं-कहीं बार ऐसा भी होता है जिसने सीट बेल्ट पहना होगा, उसकी भी मौत हो सकती है। तो ओके, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीट बेल्ट पहनना छोड़ दें, क्योंकि सीट बेल्ट बहरहाल काफ़ी प्रोटेक्शन देता है। हुँ, हुँ, तो इसी तरह अभी भी मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुँ, ड्रॉपलेट ही है और हुँ, मास्क अभी भी हमें मेजॉरिटी कवर दे सकता है। हुँ, हुँ, एयरबॉर्न बहुत कम फ्रैक्शन है जो इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ठीक। डॉक्टर साहब जो पैटर्न आपका रहता था, जो प्रिस्क्रिप्शंस आपकी रहती थी, जो कोविड-19 पॉज़िटिव केसेज़ हुआ करते थे, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वो चेंज करनी पड़ी है या उसमें क्या एडिशन करना पड़ा है? जो मेडिसिन आपको लास्ट ईयर लग रहे थे जब जब कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, जब जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे थे पेशेंट्स को देने के लिए, क्या आप वो स्टिल वही दे रहे हो या कुछ एडिशन किया हुआ है इसमें? क्या लग रहा है कि नहीं, कोई और मेडिसिन जो है इफ़ेक्टिव है ताकि पेशेंट रिकवर हो जाए या उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाए? देखिए जो-जो वक़्त गुज़र रहा है, हम इस वायरस को बेहतर समझ रहे हैं।
अगरचे हालाँकि हमारे पास कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ मेडिसिन के हवाले से, कोई ऐसी दवा नहीं आई कि जो उसको बिल्कुल क्योर करे, मगर जो हम्म, हमारे पास एक्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे इस वायरस की समझ है, वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं पिछले साल के मुकाबले में। और पिछले साल इनिशियली हमें नहीं पता था कि जो स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन है, उससे फ़र्क जो पेशेंट साइटोकिन स्टॉर्म के शिकार हो रहे हैं, उनको उससे हम्म, फ़ायदा होगा। इस बार हमें पता है और हमें पता है डोज़ कितना देना है और किस स्टेज पे देना है और कब नहीं देना है, हम्म, ठीक है? इसी तरह से लास्ट ईयर काफ़ी सारी दवाइयाँ एज़ एक्सपेरिमेंट यूज़ की जा रही थी, जैसे हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन यूज़ की जा हम्म, रही थी। वो पता चला कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म, इसी तरह से कुछ एंटीवायरल्स हमने लास्ट ईयर जो यूज़ किए, उनका पता चला कि हाँ, इनका कुछ-कुछ फ़ायदा है। जैसे रेमडेसिविर है। लास्ट ठीक, ईयर जब ये मेडिसिन इनिशियली नहीं थी हमारे पास, हाँ, फिर बाद में पता चला इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर हम्म, स्टडीज़ ने और प्रूव किया कि हाँ, फ़ायदा होगा मगर इतना ज़्यादा भी नहीं, है ना? तो हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू जो हुआ लास्ट ईयर और इस साल के मुकाबले में, वो वैक्सीन ही है। ओके, और वैक्सीन जो है अगरचे अभी दस्तयाबी में उसके काफ़ी दिक्कत है, मगर वैक्सीन सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे प्रोटेक्टिव है इस महामारी से। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि आज के इस सेकंड वेव में आपको कौन-कौन से मेडिसिन इफेक्टिव लगे और क्या सारे पेशेंट जो भी है, चाहे किसकी क्या पास्ट जो हिस्ट्री है, उसको साइड में रखकर सब पेशेंट्स को वो मेडिसिन रिकमेंड किया जा सकता है? देखिए जो सब पेशेंट्स को चाहिए वो उनको मेडिसिन्स नहीं है, वो उनको केयर चाहिए, ओके, ठीक है? तो जी, मेजॉरिटी पेशेंट्स 80% घर में होम केयर में ही ठीक हो हुँ, हुँ, जाते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। घर में उनको आइसोलेशन चाहिए, उनको दिन में कई बार टेम्परेचर नापना है, बुखार तो नहीं है, उनको कई बार जी, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है। इसके जी, अलावा जो उनके मेडिसिन्स दिए होंगे उनके डॉक्टर ने वो देनी है। मेजॉरिटी ठीक, पेशेंट को यही सूट करता है ओके, और उससे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसमें मेनली पैरासिटामॉल का रोल है जो बुखार को कंट्रोल हुँ, करता है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो हुँ, हुँ, मगर वो जस्ट ऐड ऑन्स हैं। सबसे इफ़ेक्टिव इस सिचुएशन में पैरासिटामॉल है। पर जब किसी को सीवियर डिज़ीज़ हो जाए, उसका ऑक्सीजन फॉल हो जाए, 92 से नीचे चला जाए, फिर ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, हुँ, हुँ, सलाह-मशवरा करना चाहिए। उनको एडिशनल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके, ठीक है? और इसके अलावा उनको हो सकता है कुछ और मेडिसिन्स ज़रूरत पड़े, हो सकता है स्टेरॉइड्स देने पड़े, हो सकता है एंटीवायरल्स देने पड़े। बट ये सब डॉक्टर की सलाह के बगैर लेना दुरुस्त नहीं है, जी, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत मुफ़ीद भी हैं, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी वेरी डेंजरस आल्सो। तो किस डोज़ में देने हैं, किस पेशेंट को देने हैं और कब स्टार्ट करने हैं और कब खत्म करने हैं, वो आपको डॉक्टर बताएगा हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली। तो बाकी जो मैंने पहले बताया जो घर पे पेशेंट्स हैं, उनका केयर हुँ। करीब-करीब सेम है। और एक चीज़ है कि अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन इश्यू ये है कि क्या प्रेग्नेंट वुमन जो है वो वैक्सीन ले सकती है, या जो कोई पॉज़िटिव है, क्या उसको वैक्सीन दिया जा सकता है? और ही हैज़ टू गेट टेस्टेड फर्स्ट टू नो वेदर ही इज़ पॉज़िटिव और नेगेटिव, उसके बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा। इस बारे में जानना चाहिए, या डायबिटिक पेशेंट्स है, क्या वो वैक्सिनेशन के लिए जा सकते हैं? जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी भी एज है, वो सब वैक्सीन कर सकते हैं। चाहे वो नॉर्मल है, चाहे उनका पास्ट में कोविड हो चुका है और वो रिकवर हो चुके हैं, अगर 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो चुका है उनको रिकवरी में, तो वो वैक्सीन ले सकते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक है, उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए और उनको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। हुँ, जो पेशेंट्स कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कैंसर उनको पास्ट में रहा है, वो भी ले सकते हैं। जो पेशेंट आपने बताया इसके अलावा आपने एक्टिव बताया प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, जो लैक्टेटिंग वुमेन है वो बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, है, जो हमारे पास अभी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बारे में हमारे पास अभी इनफ डाटा नहीं है। जी, सेफ्टी प्रोफाइल हमारे पास पूरी अभी स्टडी नहीं हुई है, इसलिए हम उनको रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप ले लीजिए।
बट जो सीडीसी है यूएसए गवर्नमेंट का, उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर कोई फ्रंटलाइन वर्कर है या कोई हाई रिस्क लेडी है जो प्रेग्नेंट है, तो अगर वो लेना चाहती हैं तो हम उसको अलाउ करेंगे। और जितने लोगों ने अभी तक लिया इस तरीके से वो सब सेफ है। हालाँकि अभी काफ़ी डाटा नहीं है हमारे पास कि हम सबको बताएँ कि आप ले लीजिए, बट हुँ, अलाउड है, बट हुँ, ये है कि हम उनको बोल नहीं सकते कि आप ले लीजिए, उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ अलाउड फॉर देम ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीडीसी। और जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं जैसे आपने देखा होगा क्योंकि आप रेडियोलॉजिस्ट भी है, रेडियोलॉजी का आपको ज़्यादा इल्म है तो बताया जा रहा है कि जो डिटेक्शन है वायरस की वो चाहे हम रैट की टेस्टिंग करते हैं, आरएटी करते हैं या आरटी-पीसीआर करते हैं, उसकी एफिकेसी कम है एज़ कंपेयर टू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से जो है ज़्यादा पता चल सकता है कि क्या बंदा पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे लोगों क्या उसको कि आप सीटी स्कैन के लिए जाओ? और जो इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, तो उनमें क्या आपने पाया कि क्या ज़्यादा किन बॉडी के किन पार्ट्स पे उनको ज़्यादा असर पड़ सकता है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, मगर इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जो डिज़ीज़ है कोविड की, इसके ना अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। जी। मतलब इनिशियली पेशेंट को जब इन्फेक्शन होता है, तो कन्वालेसेंट एक पीरियड होता है जो 3 से 5 दिन होता है, जब उसको इन्फेक्शन लग चुका होता है मगर अभी सिम्पटम्स नहीं आए होते। फिर उसके बाद सिम्पटम्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद उसको सिम्पटम्स या तो इम्प्रूव हो जाते हैं या फिर वर्सनिंग हो जाती है, अलग-अलग स्टेज हैं। तो जो इनिशियल स्टेज है, उसमें आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट ही करना चाहिए। उसमें सीटी स्कैन या एक्स-रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। जो पेशेंट्स 5 दिन से ज़्यादा उनको सिम्पटम्स हो गए हो, हुँ, हुँ। अगर उनको सिम्पटम्स वर्सनिंग हो रही है, किसी वजह से वो सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स आ जाते हैं। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद चूँकि वायरस बॉडी में डेड हो जाता है, तो आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन रैट जो टेस्ट हैं, उससे वायरस डिटेक्शन कम हो जाती है। पर अगर जी। उनको कॉम्प्लिकेशन हुई हो, निमोनिया हुआ तो उस वक़्त सीटी स्कैन वो पिकअप कर लेगा। ओके। तो ऐसा मतलब है कि सीटी स्कैन कई बार इसको ज़्यादा अच्छे से पिकअप करता है और सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ बताता है, बट इट इज़ लेटर पार्ट ऑफ द डिज़ीज़। जो इनिशियल पार्ट ऑफ द डिज़ीज़ है, उसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, एक्स-रे की ज़रूरत नहीं है, उस वक़्त आरटी-पीसीआर और रैट ही मुफ़ीद है। हुँ। जो 18 इयर्स जिनकी एज है उससे कम 18 इयर्स से एज कम जिन लोगों की है इन केस वो अगर इफ़ेक्ट होते हैं इवन कि बहुत सारे हुए भी, छोटे-छोटे बच्चे भी हुए, तो उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट रहती है एडल्ट से या ट्रीटमेंट से एक जैसी है? हाँ, सही बात बताई आपने कि इस बार काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो बच्चे हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले में ये फ़र्क देखने को मिल रहा है। उनका ट्रीटमेंट भी बेसिकली सपोर्टिव ही है। ये बात हम यहाँ एग्री कर सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कोरोना के अगेंस्ट कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। हाँ, हमारे पास वैक्सीन है, मगर जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। तो बेसिकली जो मेडिसिन्स हैं, वो सपोर्टिव मेडिसिन्स हैं, जो उनको सपोर्ट करती हैं, उस दौरान जितनी देर वो ठीक हो जाते हैं। और ये पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं, उनकी डोज़ेज़ डिफरेंट रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट रहती हैं और जो उनकी बॉडी की सलाहियत होती है इन्फेक्शन से लड़ने की, वो डिफरेंट होती है। हुँ, हुँ। सेल्फ सेल्फ मेडिकेशन का कितना स्कोप है इसमें? जैसे कई सारे लोग अगर इन्फेक्ट हुए भी नहीं है लेकिन उनको कुछ भी लगता है तो एज़िथ्रोमाइसिन और बाकी सारे मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं या एंटी एलर्जिक मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये या इसके कुछ अलग से नुकसानात है? जानना सेल्फ चाहिए भी। मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए और जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी लोग एंटीबायोटिक्स अपने हाँ, आप से लेना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो एज़िथ्रोमाइसिन हो, दूसरे एंटीबायोटिक्स हो। तो एग्ज़ैक्टली। जो माहिरीन हैं, उनका अंदाज़ा ये है कि इस पैंडेमिक के बाद हमें एक और पैंडेमिक मिलेगा देखने को, हुँ, हुँ। वो है एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस का। क्योंकि ओके, जिस तरह से एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ हो रहे हैं ओके। और जिस तरह से बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेज़िस्टेंस एक्वायर कर लेंगे, तो इसके बाद जब नेक्स्ट हमें किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उस वक़्त हमारे पास हो सकता है बहुत कम एंटीबायोटिक बचे होंगे उनको ट्रीट करने के लिए।
तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ ये लोगों को मशवरा दूँगा कि जी। सेल्फ मेडिकेट ना करें और जितना भी हो सके एंटीबायोटिक ना लें क्योंकि ये वायरस है, हुँ, एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मरता, बैक्टीरिया मरता है। हुँ, हुँ। कुछ बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जिनको वायरल इन्फेक्शन के बाद बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका होता है, होने का अंदेशा होता है, उनमें दिया जा सकता है। बट रूटीन पेशेंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और ये लॉन्ग रन में हार्मफुल है। ठीक। दिल्ली की जो हालत इस वक़्त बन चुकी है, हम थोड़ा-सा आपका जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है वहाँ का बिकॉज़ यू आर देयर इन मैक्स हॉस्पिटल तो वहाँ क्या सिचुएशन है और आपने क्या देखा कि क्या समझा कि जो सच है स्पाइक इन केसेस जो देखने को मिल रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न कि एकदम ही इतने सारे ज़्यादा केसेस आने लगे? बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इस बार केसेस इतने ज़्यादा हुए और इतनी ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल्स पे इतना बर्डन हुआ कि हॉस्पिटल वो रश नहीं ले पा रहे हैं। बेड्स की दिक्कत है, बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कई जगहों पे ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग जान बहक भी हुए और ऐसा अचानक से हुआ, इतने ज़्यादा केसेस हुए, इसके क्या-क्या वजूहात रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा कि एक तो कई जगहों पे मास गैदरिंग्स हुई, फेस्टिवल्स हुए, बाकी चीज़ें हुई और उसके साथ-साथ जो इस बार वायरस है, वो भी म्यूटेंट वायरस है, तो उसको स्प्रेड होने की भी ज़्यादा सलाहियत है। तो हुँ, ये हुँ। दोनों चीज़ें मिला के मुझे लगता है कि इस बार इतने ज़्यादा केसेस हुए। पर हो सकता है कि अगर ठीक से प्रिकॉशंस लिए गए होते या वैक्सीनेशन ड्राइव ज़्यादा फ़ास्ट हुई होती, तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। ओके। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का हुँ, और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ मेरे मैसेज मेरे फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोई स्पेसिफ़िक सवाल हो तो वो हमें मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।